हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैपलर्स लॉ। कैपलर ने 3 लॉ दिए, हम तीनों लॉस को एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमने सैटेलाइट मोशन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ा था। किसी को कोई दिक्कत उसमें? बढ़े आगे? चलो, तो यहाँ पे अपन लॉज लिखते हैं। सो फर्स्ट लॉ इज अबाउट लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला लॉ इन्होंने दिया लॉ ऑफ ऑर्बिट पे। ठीक है, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा लॉ इन्होंने दिया लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली हमें यह बताया कि प्लैनेट का मूवमेंट सन के अराउंड किस तरह से होता है, कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी रहती है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सब बातें इन्होंने बताई, है ना। और सन का परपेंडिकुलर, किसी प्लैनेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सन से, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये सब बातें इन्होंने कैपलर्स लॉ में हमको बताई हैं। तो अपन एक एक करके इसको समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट की। लॉ ऑफ ऑर्बिट में कैपलर ने क्या बताया कि ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट व्हेन सन इज द फोकाई ऑफ द एलिप्स। ठीक है, एलिप्स हम जानते हैं एलिप्स के बारे में। एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, इसेंट्रिसिटी, एरिया, ये सब मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं भी पता होगा तो जो अपन डेरिवेशन करेंगे उसमें देख लेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि ऑल द planets revolve around the sun in an elliptical orbit when sun is one of the foci या फोकस, जैसा भी आपको बोलना हो। ठीक है, इसको देखो समझते हैं, इसको कैसे समझेंगे यहाँ पे देखना। क्या एलिप्स कुछ इस तरह का होता है एलिप्स, और अगर मैं यहाँ पे सेंटर देखूं तो ये एलिप्स का सेंटर होगा। ठीक है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो एलिप्स में क्या होता है। एलिप्स में सबसे पहले अपन बहुत बेसिक सी बातें करते हैं। यहां से लेकर के यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2a। कितना डिस्टेंस होता है ये? 2a। और इस लाइन को हम कहते हैं बेसिकली, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो ये लाइन है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। अच्छा, उसी तरह से यहां पे देखो ये वाली जो लाइन है और ये है, ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2b से। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहां से लेकर के यहां तक कितनी डिस्टेंस हो गई? b। यहां से लेकर के यहां तक b। उसी तरह से यहां से लेकर के यहां तक कितनी हो गई? a। और यहां से लेकर के यहां तक कितनी हो गई? a। ठीक है, तो जो y एक्सिस है बेसिकली वो क्या है? आपकी माइनर एक्सिस, और जो x एक्सिस है ये क्या है? आपकी मेजर एक्सिस। ठीक है, अच्छा, तो 2a और 2b अगर मैं बोलूं कि केवल सेंटर ऑफ एलिप्स से यहां तक की बताइए तो ये क्या है? ये है तो मेजर एक्सिस, लेकिन उसका आधा हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस। उसी तरह से इतनी सेमी माइनर एक्सिस। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब देखो क्या होता है कि एलिप्स में 2 फोकस होते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी एक फोकस को हम क्या मान लेते हैं? हमारा सन। ठीक है, तो सपोज यहां पे फोकस 1 और ये हो गया हमारा लेट से फोकस 2 सन। ठीक है, अगर मैं फोकस 1 पे यहां पे सन को मान रहा हूं, ठीक है ना, और सपोज जो हमारा प्लैनेट है वो यहां पे कहीं पे है, तो प्लैनेट कैसे घूमेगा? ये ऐसे इस पाथ को ट्रेवल करता जाएगा प्लैनेट। ठीक है, तो जैसे जैसे प्लैनेट सन के पास आता जाएगा और जब सबसे कम दूरी रह जाएगी प्लैनेट में और सन में, तो यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और जब प्लैनेट सन से बहुत दूर होगा, तो सन से प्लैनेट सबसे दूर कहां हो सकता है? जब प्लैनेट यहां पे कहीं पे आए तो यहां पे मिनिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है,
इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, इस जगह को हम बोलते हैं पेरिगी। क्या बोलते हैं? पेरिगी। और इस जगह को हम बोलते हैं अपोगी। ठीक है, तो पेरिगी और अपोगी, पेरिगी वो जगह है जहां पे प्लैनेट की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और अपोगी वहां पे मिनिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ और बातें भी हैं जो आपको आज पता चलनी चाहिए। जो सन का प्लैनेट से मिनिमम डिस्टेंस है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं R1 से। ठीक है, और सन से इस वाले पॉइंट तक, यानी कि सन से एपोगी वाले पॉइंट तक का जो ये डिस्टेंस है, यहां से लेकर के और ये पूरा यहां तक, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं एक R2। बेसिकली मैंने पोजीशन वेक्टर बना दी है R1 एंड R2। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर कह लीजिए, इनकी दूरी समझ लीजिए कि क्या है, अपन दे रहे हैं R1 और R2। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, एरिया ऑफ एलिप्स, तो एरिया ऑफ एलिप्स हालांकि अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं और अपन डायरेक्टली देखें तो कितना होता है, पाई इंटू ए बी। ये आप चाहें तो याद रखें। ठीक है, ये अपन कैसे निकालते हैं, आपको एलिप्स की इक्वेशन पता होगी। एलिप्स की इक्वेशन को आप कोई भी एक y को या x को किसी के भी बराबर कर दीजिए, उनको जब आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से में, एरिया अंडर द कर्व के ऊपर बेस्ड होता है ये सब चीजें। तो हम क्या मानते हैं, जब पूरे का एरिया देखते हैं तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई ए स्क्वायर। और जब लिमिट वगैरह पर उसमें डालते हैं तो अपना आंसर फाइनली कितना आएगा, पाई ए बी। आप इसको डायरेक्टली याद रखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई ए बी। उसके अलावा एक यहां पे टर्म आती है इसेंट्रिसिटी। एलिप्स के अंदर एक टर्म आती है इसेंट्रिसिटी, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो ये होता है सी बाय ए के, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाय। अब सी क्या है, सी इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। एलिप्स के सेंटर से जो सन की दूरी है वो क्या है, सी। और ए क्या है, ए इज द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, यानी कि सेंटर से पेरिगी की है, सेंटर से अपोगी की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसेंट्रिसिटी होती है। अच्छा, इसेंट्रिसिटी हमें क्या बताती है, आप अगर सपोज आप एलिप्स को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसेंट्रिसिटी से हमें इस एलिप्स की फ्लैटनेस का पता चलता है कि ये कितना चपटा होगा या कितना उठा हुआ होगा। फ्लैटनेस है, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस इज कैलकुलेटेड बाय द इसेंट्रिसिटी। अब देखो, इसेंट्रिसिटी की अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, हालांकि आप लोग के नहीं आएंगी, लेकिन मैं केवल आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। सपोज अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाती है 1, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आती है 0, और एक वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1 के बीच में, और एक होगी ग्रेटर देन 1, और एक हो सकती है इंफिनिटी। ठीक है, अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो समझ जाओ कि वो ज्योमेट्री क्या होगी, पैराबोला। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो समझ जाओ कि क्या होगा, सर्कल। अगर 0 से 1 के बीच में है तो एलिप्स है। अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो यानी कि वो क्या है, हाइपरबोला है। और ई बराबर इंफिनिटी है, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, यानी कि वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये सब बातें थी, मैंने यहां से आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश करी एलिप्स के अंदर, एक तो एरिया और एक इसेंट्रिसिटी। और मेजर पर्पस क्या है इस रूल का, ये रूल हमको केवल एक ही बात बताता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और सन को हमने एक फोकस माना, दो में से कोई सा भी एक फोकस हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, चलो अगले लॉ पे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ एरिया। ये थोड़ा सा अच्छा लॉ है, इसके ऊपर अपन थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ एरिया, देखो इसको समझते हैं। सपोज ऐसा कुछ आपके पास एलिप्स है, ठीक है ना, सेमी मेजर एक्सिस या मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर सपोज S1 है ना, फोकस 1, एंड सपोज दिस इज योर फोकस 2। ठीक है, और हमने क्या माना यहां पे, अब देखो बहुत ध्यान से देखना यहां पे। सपोज आपका प्लैनेट अभी यहां पे कहीं पे है, ठीक है, दिस इज समथिंग योर प्लैनेट। अब प्लैनेट जो है इस तरफ मूव कर रहा है ना, तो सपोज प्लैनेट मूव करके कहीं यहां पे आ गया। ठीक है,
तो इस प्लैनेट ने कितना एरिया ट्रेवल किया, मतलब कितना एरिया स्वीप किया, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ इतना एरिया यहां पे इस प्लैनेट ने इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में किया, ठीक है ना। सपोज कुछ t1 टाइम में इसने a1 एरिया स्वीप किया। उसके बाद देखो यहां पे अगर मैं इधर देखूं, ये प्लैनेट फिर कहीं यहां आया होगा और ये यहां से यहां पे कहीं पे गया होगा। तो अब ये जो एरिया स्वीप किया ये कितना है, ये, ठीक है ना, ये इतना एरिया इसने यहां पे स्वीप किया। सपोज t2 टाइम में a2 एरिया को स्वीप कर दिया। और आगे बढ़ो, सपोज प्लैनेट यहां था और यहां से यहां गया इस पोजीशन में, और अब जो इसने एरिया स्वीप किया वो कुछ इतना एरिया किया। सपोज t3 टाइम में a3 एरिया इसने स्वीप कर दिया। तो लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है, लॉ ऑफ एरिया ये बोलता है कि अगर एक प्लैनेट t1 टाइम में यहां से यहां आता है, t2 टाइम में यहां से यहां आता है और t3 टाइम में यहां से यहां आता है, ठीक है, तो अगर t1 बराबर t2 बराबर t3 है तो a1 बराबर a2 बराबर a3 भी होगा, यानी कि इट विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यहां से यहां तक का स्वीपिंग एरिया, यहां से यहां तक का स्वीपिंग एरिया और यहां से यहां तक का स्वीपिंग एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम यहां से एक बात देख सकते हैं कि dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या होगा, सम कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ये लॉ जो है ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लिख लो यहां पे कहीं पे साइड में, दिस लॉ रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कितने बच्चों को समझ में आया कि ये एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाथ उठाइए, कितने बच्चों को समझ में आया ये। चलो इस बात को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये एंगुलर मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ में आई कि इट विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये क्या होगा, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। अब हम इस बात को थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। So I think there we are having some space. यहां पे देखो पहले हमें क्या समझना है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, कि एंगुलर मोमेंटम यहां पे कैसे कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम सब जानते हैं, L बराबर लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर के साथ है ना, यानी कि लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू r, ठीक है। तो अब यहां पे हमें क्या देखना है, देखो यहां पे हमारा प्लैनेट है, सपोज हम ये वाला एरिया कंसीडर कर रहे हैं, हमारा प्लैनेट यहां है और यहां से यहां पे आना चाहता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस सपोज क्या है, r है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, r है, यानी कि सन से इसकी दूरी कितनी दे दी अपन ने, r दे दी। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, क्या वो मतलब देखो अगर एक्शन लाइन बनाओ तो ये तो ऊपर जाएगा और ये कहीं पे यहां पे ऐसे कहीं पे इसकी वेलोसिटी जाएगी और ये एंगल जो बन रहा होगा ये कुछ थीटा एंगल बन रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे dA बाई dt देखूं, यानी कि मैं dA एरिया देखूं तो कितना होगा भाई, मैं क्या इसको एक ट्राइंगल मान सकता हूं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, स्वीपिंग एरिया वाला जो ये डिस्टेंस है इतना, ये बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। तो अगर मैं इसको एक ट्राइंगल मान लूं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो dA इज इक्वल टू हाफ इंटू r इंटू और क्या ले लूंगा मैं यहाँ पे v साइन थीटा हाइट, यानी कि v साइन थीटा इंटू dt। इसको अपन आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब देखो क्या मैं इसको r क्रॉस v लिख सकता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकता हूं ऐसे। अब r क्रॉस v है तो क्या अभी मेरे को यहाँ पे लीनियर मोमेंटम दिख रहा है, मुझे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम और लीनियर का एंगुलर मोमेंटम मुझे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू mv क्रॉस r, यानी कि mvr होता है। तो यहाँ पे किसकी कमी है, m की, तो मैं यहाँ पे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो देखो dA अपॉन dt
इज इक्वल टू एम वी आर, यानी कि एल अपॉन कितना हो गया नीचे 2m, और हम जानते हैं डी अपॉन डी टी क्या है, कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट है। देखो इसको एक और तरीके से भी अपन समझ सकते हैं, चाहे प्लैनेट यहां पे हो, सपोज दिस इज पी फॉर प्लैनेट ओवर हेयर, है ना, तो अब इस प्लैनेट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो लाइन होगी, क्या वो एक्शन लाइन ऐसे होगी, चाहे प्लैनेट यहां पे आ जाए तो उस केस में भी ये लाइन ऐसे होगी, चाहे प्लैनेट यहां पे आ जाए उस केस में भी यहां होगी, चाहे प्लैनेट यहां आ जाए तो भी। तो कॉमन चीज क्या है कि हम प्लैनेट की पोजीशन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में कहीं पे भी देखें, इसकी जो एक्शन लाइन है वो सन से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है, सन से पास हो रही है। तो देखो यहां पे सन है और यहां पे प्लैनेट है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अट्रैक्टिव नेचर का, और उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, यही होगी, यहां होगा तो ये होगी। तो क्या हम जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू आर, यानी कि फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ, या फिर ऐसे बोल लो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो है, लेकिन क्या यहां पे आर जीरो है, क्या यहां पे आर जीरो है, यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। और हम जानते हैं कि टॉ बराबर dl बाई डी टी होता है, क्या ये बात हमने रोटेशनल मोशन में बहुत अच्छे से पढ़ी है। अगर आप देखो टॉ बराबर dl बाई डी टी और टॉ बराबर खुद क्या है, जीरो है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। तो किसी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ रहा है, यानी कि ये टर्म है कैसी, कांस्टेंट है, यानी कि l बराबर क्या है, कांस्टेंट है। क्या ये वाली बात समझ में आई आपके, पहली बात समझ में आई यहां पे। तो हमने क्या देखा यहां पे, लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है कि इक्वल एरिया विल बी स्वीप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि हमने यहां देखा, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और यहां पे एंगुलर मोमेंटम किस तरह से कांस्टेंट है ये भी अपन ने देखा। हालांकि अपन आज ही के लेक्चर में वेलोसिटीज भी कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, है ना, और वहां पे मैं आपसे एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कराऊंगा, एंड विल सी कि चाहे ये पोजीशन हो चाहे ये पोजीशन हो, एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा थ्रू आउट। ठीक है, हालांकि हमें अभी क्या पता चल रहा है कि यहां पे V मैक्स होगा, बताया ना मैंने, यहां पे फर्स्ट लॉ में देखो इधर मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और यहां पे मिनिमम वेलोसिटी होगी। तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। लेकिन एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस बात को हम देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहता है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन कितना होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यानी कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहां पे ये टोटल मेजर एक्सिस क्या है 2a, तो यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया a, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है ना, तो और ऐसे भी समझो यार, सपोज प्लैनेट यहां पे होता और सन यहां पे है, या सेंटर से आप अगर देखें तो हम क्या मानते हैं, आर रेडियस पे मानते हैं, तो हमने t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी देखा है। वहां पे r क्या होता था 3/2, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। जस्ट रिलेट दिस इक्वेशन विद दैट, अगर इसके डेरिवेशन पे जाए तो, हालांकि जरूरत नहीं है। सो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। कितना आ गया ये, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। समझ में आई इतनी बातें, तो यहां तक नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स कैलकुलेट द वेलोसिटीज नाउ, है ना। तो अपन अब वेलोसिटीज कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट, डाली भाई आप लोगों ने हेडिंग डाली, वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट।
तो समझते हैं वेलोसिटी कहां निकाल रहे हैं अपन, है ना। सबसे पहले एलिप्स बनाओ, दिस इज योर एलिप्स। क्या हो गई ये, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ठीक है। एक फोकाई यहां पे ले रहे हैं, लेट से सन ले रहे हैं हम यहां पे, चमकता हुआ सूरज हमारा यहां पे, ठीक है। तो दूसरा सन यहां पे, यानी कि दूसरा फोकस यहां पे कहीं पे ले रहे हैं अपन। सन से सेंटर ऑफ एलिप्स की दूरी c, और अगर यहां पे सपोज प्लैनेट आता है तो प्लैनेट की सन से मिनिमम डिस्टेंस r1 ले रहे हैं, और दूसरे रंग की चौक से बनाते हैं हम यहां पे सन से प्लैनेट की मैक्सिमम जो दूरी है वो क्या मान रहा हूं मैं, r2। वही पहले वाली बात है, कोई नई चीज नहीं है यहां पे भी। यहां कोने में लिख लेते हैं अपन, एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई ए बी, दिस इज द एरिया ऑफ एलिप्स, एंड इसेंट्रिसिटी इज c by a। इसेंट्रिसिटी विल टेल यू द फ्लैटनेस, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ द एलिप्स, ठीक है। ओके, इतनी बातें अगर हमें क्लियर हैं। अच्छा, हमें यह भी पता चला था कि v मैक्स तो यहां पे आएगी और v मिनिमम यहां पे आएगी, इधर v मिनिमम और इधर v मैक्सिमम। सो लेट इट बी, v मैक्स को हम क्या ले लेते हैं, v1, और v मिनिमम को हम मान लेते हैं लेट से v2, ठीक है ना। कुछ ना कुछ वेरिएबल मानना है, हमने वेरिएबल मान लिए, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, हमें v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 एंड v2। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे हम यहां पे। एक एनर्जी कंजर्वेशन यहां लगाएंगे v1 के लिए और एक यहां पे लगाएंगे, ठीक है। मतलब हम दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है ना। एनर्जी इज कंजर्व्ड है यहां पे, तो दोनों पॉइंट पे अपन एनर्जी कंजर्वेशन बहुत इजीली लगा सकते हैं। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन पे जाने से पहले मुझे कुछ बातें और बता करके जाओ आप लोग कि जो मेजर एक्सिस है, क्या ये मेजर एक्सिस किसके बराबर है, 2a के बराबर है। तो देखो r1 प्लस r2 क्या 2a के बराबर है, क्या r1 प्लस r2 बराबर क्या है, 2a है, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी देख सकते हैं अपन, और चाहे तो एक और तरीका क्या देख सकते हैं अपन यहां से, कि अगर मैं r1 को लिखना चाहूं तो r1 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं r1 को लिख सकता हूं यहां से 2a, और या फिर r1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, ये टोटल कितना है, यहां से यहां तक कितना है, ये a है, और ये कितना है c, तो a माइनस सी है ना, है ना। यानी कि a माइनस सी ऐसे लिख सकता हूं। और R2 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो R2 क्या है, ये है, यानी कि यहां से यहां तक तो कितना हो गया, यहां से यहां तक तो A हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया, C। यानी कि R2 बराबर मैं लिख सकता हूं A प्लस सी। अगर आप यहां से भी इन दोनों को जोड़ोगे R1 प्लस R2 तो ये कितना निकलेगा, 2 है, क्योंकि माइनस सी और प्लस सी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा चलो एक और चीज देखो, R1 बराबर A माइनस सी, तो C की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, अगर E बराबर C बाय A है तो C की वैल्यू क्या होगी, E है, ठीक है। तो इधर आ गया E है, A कॉमन लिया तो 1 माइनस E R1, ठीक है। R2 बराबर क्या है, A प्लस सी। देखो एलिप्स के ना बहुत तरह की डेफिनेशंस होती हैं एलिप्स की, 2 या 3 तरह से हम एलिप्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो इसेंट्रिसिटी, एरिया एंड शोइंग द फोकस, दिस इज सम, है ना, डिफरेंट पैटर्न्स। तो A प्लस ई ए, यहाँ पे क्या हो गया, A कॉमन ले लिया 1 प्लस ई, ठीक है। एक डेफिनेशन और क्या होती है एलिप्स की पता है, देखो जैसे यहाँ पे प्लैनेट है, सपोज दिस इज अ प्लैनेट, तो प्लैनेट की इस वाले फोकस से दूरी प्लस प्लैनेट की इस वाले फोकस से दूरी, जब आप यानी कि PS1 प्लस PS2 करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये आपके मेजर एक्सिस के बराबर आएगा, यानी कि SP1 प्लस SP2 इज इक्वल टू 2a। ये इस तरह से भी हम एलिप्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा, देखो एक तो R1 की वैल्यू ये आ गई और R2 की वैल्यू ये हमारा आगे काम आ सकती है, इसलिए हमने इस तरह से लिख लिया है, कोई दिक्कत यहां तक। अब हमारा काम क्या बचा है, अब हमारा काम है यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा एक छोटी सी बात और रह गई है, जस्ट अभी हमने ये वाली बात प्रूफ करी है कि एंगुलर मोमेंटम कैसा है, यहां पे कंजर्व्ड है,
एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है, m1v1r1 बराबर m2v2। बेटा पीछे तक विजिबल है ये, क्या यही मतलब है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का, ठीक है ना। तो यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, अब एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं यार, बहुत वो देख लिया अपन ने। अब इस पॉइंट पे देखो, तो यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे भी हम वही लिखते हैं। देखो क्या होगा, हाफ m, मास m ले रहे हैं हम, प्लैनेट का मास, ठीक है, और v1 स्क्वायर। अब देखो सन से देखनी है दूरी, कहां से देखनी है, सन से देखनी है। हमने सन किसको माना है, इसको माना है, ठीक है ना। तो अगर अभी प्लैनेट यहां पे है तो सन से इस प्लैनेट की दूरी कितनी है, r1। तो r1 दूरी पे क्या हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कितनी होगी, gm m1 इंटू m2 अपॉन r, यानी कि मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि माइनस ऑफ g, सपोज मास ऑफ द सन इज m and this small m is the mass of planet divided by the distance between the sun and the planet which is r1। इसको हमने किसके बराबर कर दिया एनर्जी कंजर्वेशन से। अगर प्लैनेट यहां आ जाए तो क्या होगा, अब जब प्लैनेट यहां आ जाएगा ना, तो इस बात का ध्यान देना कि सन यहां नहीं आया है, सन तो यही है, और सन की इस प्लैनेट से दूरी कितनी है, r2 है, बस खत्म बात। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन r2, खत्म बात। एनर्जी कंजर्वेशन हो गया यहाँ पे। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज, देखो m m m और ये m, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और देखो और क्या होगा, यहाँ पे हाफ v1 स्क्वायर माइनस हाफ v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, gm अपॉन r1। gm कॉमन ही ले लेता हूं मैं, है ना। तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। और देखो अगर इधर से मैं 1/2 को कॉमन ले लूं तो ये 2 ना यहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आई हमारे पास। अब देखो यहां पे v1 है, v2 है, v1 इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड v2 इज रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम वेलोसिटी। और अभी अभी मेरे पास एक रिलेशन है m1 v1 r1 इज इक्वल्स टू m2 v2 r2। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने से मेरे पास ये रिलेशन आया है। तो इसका मतलब क्या है, m1 अपॉन v1 अपॉन v2, m1 की तो जरूरत ही नहीं है, मास तो हमने कैंसिल आउट कर दी है। सो v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू r2 अपॉन r1, हाँ या ना। तो अब आप क्या करिए, जब आपको यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है v1, तो आप v2 को एलिमिनेट कर दो, है ना। और जब मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है v2, तो v1 को एलिमिनेट कर देना, ठीक है ना। चलो तो कैसे देखेंगे, सपोज अभी अपन यहां पे v2 को एलिमिनेट कर रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए, तो v2 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, v1 r1 अपॉन r2। यस, ये लिख सकते हैं हम ऐसे, ओके। तो देखो क्या होगा, v1 स्क्वायर माइनस, अब देखो v2 स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, v1 का स्क्वायर r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, 2gm 1 अपॉन, या इसको भी अपन ऐसे लिख लें, r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर यहां से अपन अब क्या करें, v1 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो कितना होगा, v1 स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gm r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। अगर इसको भी इधर मल्टीप्लाई करा दे तो कितना होगा, r2 स्क्वायर, ये होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। अब यहां देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, v1 स्क्वायर r2 प्लस r1 मल्टीप्लाई बाय r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ gm r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय r1 r2। अब देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट होंगी यहाँ पे, r2 माइनस r1 से r2 माइनस r1 गया, और एक r2 से ये r2 गया, ठीक है ना। और तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो देखो क्या हो गया, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gm, ये r2 चला जाएगा ऊपर, एक r1 इसके पास ऑलरेडी है,
और ये वाला R1 प्लस R2 आ गया अपने पास यहाँ पे, और अगर ये स्क्वायर हटाऊं तो ये हो गया इसका अंडर रूट। दिस इज V मैक्स। क्या है ये? V मैक्स है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अपन इसमें क्या थोड़ा सा देख सकते हैं। आप अभी अभी अपन ने R1 और R2 की वैल्यू निकाली थी। लेट्स पुट दिस वैल्यू ओवर देयर, है ना। अगर अपन देखें तो क्या हो गए। अच्छा, और एक और चीज देखो कि R1 प्लस R2 आपने 2a के बराबर भी कर रखा है ना। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ GM। R2 की जगह मैं पुट कर रहा हूं a इंटू 1 प्लस ई, है ना, और R1 की जगह मैं पुट कर रहा हूं a अपॉन 1 माइनस ई, और R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 2a। तो देखो a से a गया, 2 से 2 गया, ठीक है ना। और अपन यहां पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा V मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ GM अपॉन A, है ना, 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस ई। ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक दिस इज इनफ। हम ए को रिप्लेस भी कर सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है R1 प्लस R2 बाई 2 से, बट ठीक है, ये मेरे ख्याल से फाइनल आंसर रहेगा हमारा ये, ठीक है। अब इसी तरह से अगर अपने को मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें V2 कैलकुलेट करना है, V मिनिमम, तो हम क्या करेंगे, हम अभी तक तो हमने V2 को एलिमिनेट किया था, अब हम V1 को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। तो अपन यहां पे देखते हैं उसे। तो इस स्टेप के बाद ही देखो, अगर मैं यहां से V1 बराबर लिखूं तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, V1 बराबर आएगा बेटा V2 R2 अपॉन R1, हाँ। अब मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ V1 को एलिमिनेट कर दूंगा किससे, V2 R2 अपॉन R1 से, और यहाँ पे V2 स्क्वायर लिखा रहने दूंगा और बाकी की बातें जो हैं वो एज इट इज हैं। तो इसी इक्वेशन को अपन आगे लेकर के चलते हैं, या ऐसा कह लीजिए इस इक्वेशन से बाद अपन यहाँ पे कार्यक्रम चालू करते हैं। देखो क्या है, V1 है ना, V1 को तो मैं रिप्लेस करना चाहता हूं किससे, V2 का, तो V2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ GM और 1 अपॉन R1 R2 है ना, तो इसको भी अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ठीक है ना। यहां से V2 स्क्वायर को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, तो यानी कि R2 प्लस R1 और R1 माइनस और R2 माइनस R1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ GM R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, R1 स्क्वायर और एक R1 गया, ठीक है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो V2 बराबर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ GM, R1 जाएगा ऊपर और एक R2 ऑलरेडी है, और ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस R2 और इसका पूरे का अंडर रूट। Now again replace the value of R1 and R2। तो R1 की वैल्यू हम वापस से लेते हैं, a इंटू 1 माइनस ई अपॉन a इंटू 1 प्लस ई अपॉन 2a। तो a से a गया, 2 से 2 गया, सो V2 या V मिनिमम हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ GM अपॉन a 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, मैं यहां लिखता हूं एक जगह पे दोनों इक्वेशन को देखो बहुत ध्यान से, तो क्या अंतर है बताना मेरे को। देखो दोनों इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो, वहां पे
मैक्सिमम देखें तो 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, मिनिमम में देखें तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो यस देयर इज सम डिफरेंस, है ना, ये इक्वेशन बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, इनमें अंतर है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी है और इस पॉइंट पे क्या है, मिनिमम। ये वाली बात अब आपके सामने आ चुकी है। अब देखो इसी तरह से अगर आपको कोई बोले काइनेटिक एनर्जी पता करिए, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे पता करेंगे भाई? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो होती है। तो प्लैनेट की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू एम इंटू मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई काइनेटिक एनर्जी? तो इसका स्क्वायर करूंगा आप, अंडर रूट का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे जी कैपिटल एम अपॉन ए और 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, है ना। तो यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा अपने पास? जी एम एम 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई अपॉन में 2a. This is the maximum kinetic energy which a planet can have while revolving around the elliptical orbit around the sun. ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो गई। अब मिनिमम करना है, तो मिनिमम के लिए क्या करूंगा? देखो ये इधर माइनस और इधर क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस, और इधर क्या हो जाएगा मिनिमम। दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अब दोनों आपके सामने हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं। अब अपन ने जो बात करी थी वो थी एंगुलर मोमेंटम की, कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। पहले आप इन सब चीजों को नोट करो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। ओके, तो इतनी बातें अपने को क्लियर हो गई हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी नाउ रिलेशन बिटवीन द मिनिमम डिस्टेंस, the maximum distance and the perpendicular distance of the planet from the sun। ठीक है ना। तो हम एक रिलेशन निकालना चाहते हैं कि सन से प्लैनेट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस में, इन सब तीन चीज़ों में हम डिस्टेंस के बारे में कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं। दिस विल बी द लास्ट सब टॉपिक ऑफ द टॉपिक ग्रेविटेशन, है ना। इसके बाद फिर अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज ये लास्ट लेक्चर है अपना ग्रेविटेशन पे। एंड आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो क्वेश्चंस आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं। चलो तो हेडिंग डालिए, रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम, मिनिमम एंड perpendicular distance of planet from sun। ठीक है ना। तो अपन फटाफट से हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं। दिस इज आवर एलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज द माइनर एक्सिस, दिस इज द मेजर एक्सिस। ठीक है ना। और यहाँ पे कहीं पे एक फोकाई पे हमने क्या मान लिया है, हमारे सन को मान लिया है, और सन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पे हमने P फॉर प्लैनेट मान लिया है। एंड ऑब्वियसली अगर एलिप्स है तो दो फोकाई होंगे, तो एक फोकस हमने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, तो ये दूरी, ये दूरी। अब देखो यहाँ पे क्या हम जानते हैं कि अगर प्लैनेट यहां पे होगा और अगर ये सन है तो R1 विल बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, और अगर प्लैनेट यहां पे होगा तो सन से जो मैक्सिमम दूरी होगी क्या वो R2 होगी। ठीक है, और यहां पे दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड सन इसको मैंने बोल दिया x। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हम यहां पे देखो क्या करना चाहते हैं। अगर आप देखो कंसीडर करो इसको एज हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, S2p का स्क्वायर इज इक्वल टू S1p का स्क्वायर प्लस S1 S2 का स्क्वायर। हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब देखो यहां पे ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये S1 S2, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो
प्लानेट अगर यहां होगा तो सन से यहां तक की दूरी r1, यानी कि ये वाली दूरी भी क्या होगी, r1 होगी, है ना, एलिप्स में यही होता है। तो इतनी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी r2 माइनस r1, राइट। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखो S1P गिवन है x, और S1 S2 हमने अभी अभी निकाला कितना, R2 माइनस R1, ठीक है ना, और S2P। अब देखो S2P जो है ना, S2P के लिए हमें एक चीज समझनी है, मैंने अभी अभी आपको बताई थी एलिप्स की एक और तरह की डेफिनेशन क्या होती है कि सपोज ये प्लैनेट यहां है, तो प्लैनेट से इस वाले फोकस का डिस्टेंस प्लस प्लैनेट से दूसरे वाले फोकस का डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों लेंथ को जब आप जोड़ेंगे तो वो 2a के बराबर आएगी, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पे अपन कैसे लिख सकते हैं, S1P प्लस S2P इज इक्वल्स टू 2a। तो S1P क्या है, S1P इज x, और S2P क्या है, S2P हमें चाहिए, है ना, S2P हमें चाहिए, और ये कितना हो गया 2a के बराबर, यानी कि S2P क्या आ गया, 2a माइनस x, ठीक है ना। अब इन वैल्यूज को हम यहां पे रख देते हैं। अगर इसेंट्रिसिटी की बात की जाए तो सन की सेंटर से दूरी कितनी मान रहे हैं हम, c, तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, c बाय a, एंड ऑब्वियसली अगर एरिया हमें कंसीडर करना होगा तो एरिया क्या होता है एलिप्स का, पाई ए बी, ठीक है, वो सब बातें वैसी की वैसी रहेंगी। और अगर एक और बात देखो यहां पे, यहां से लेकर के और यहां तक क्या ये डिस्टेंस 2 है, यानी कि मेजर एक्सेस, और जो हमारी माइनर एक्सेस होती है ये कितनी है, दिस इज 2b। ये सब बातें वेल नोन है हमें, है ना। तो देखो R1 प्लस R2 अभी भी कितना है, 2 है, तो इसको भी कहीं पे अपन लिख लेते हैं, R1 प्लस R2 कितना है, 2a है। ये वाली बात भी हमें पता है। चलो अगर इतनी सब बातें हमें पता चल गई तो बस वैल्यू पुट करते हैं, S2P इज 2a माइनस x, है ना। सो 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1P इज x, यानी कि x का स्क्वायर, देन S1 S2 इज R2 माइनस R1 का स्क्वायर। कितनी बातें क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट यहां तक, क्लियर इतनी बातें। चलो अब देखो क्या करना है, यहां पे 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है, अब 4a स्क्वायर बचा। अगर हमें ये पता है कि R1 प्लस R2 बराबर 2a है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 बाई 2। यहां पे क्या हो रहा है, 4 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर, यानी कि R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, बेटा दिखाई दे रहा है अपने को। तो यानी कि बचेगा कितना, R1 प्लस R2 का स्क्वायर बचेगा, नीचे वाले 4 और ऊपर वाला 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 4ax इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब देखो इसको उधर भेज देते हैं, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ R1 R2, और बेटा ये वाली टर्म जो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के अंदर अब a माइनस बी का स्क्वायर है, यानी कि R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस का 2 R2 R1 बराबर 4ax। क्लियर है इतनी बात है। अब देखो क्या करेंगे अपन, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं तो जो प्लस था वो तो माइनस हो गया, तो ये वाला प्लस भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस ऑफ R2 स्क्वायर प्लस ऑफ R2 स्क्वायर माइनस ऑफ R1 स्क्वायर प्लस ऑफ R1 स्क्वायर, बचा गया यहाँ पे 4 R2 R1 बराबर 4ax, 4 से 4 भी गया, है ना। तो यहां पे x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, R2 R1 अपॉन a, है ना। अब देखो a हम जानते हैं क्या होता है, R1 प्लस R2 बाई 2, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू R2 R1 अपॉन, अब देखो a की जगह मैं लिख रहा हूं R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, और वो 2 कहां आ जाएगा, यहां पे ऊपर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। This is the relationship between the minimum distance, the maximum distance and the perpendicular distance of the planet from the sun। और ये लास्ट सब टॉपिक था जो हमें समझना था।
तो बेटा जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं सब चीजों पे बनते हैं। तो ग्रेविटेशन में हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, है ना। और मैं बिल्कुल ये वाली बात बोलूंगा कि कैपलर्स लॉ जो है ये थोड़ा सा हटके है, ये प्रॉपर ग्रेविटेशन की फील हमें दिलाता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी लेक्चर्स अपन ने करे हैं कैपलर्स लॉ को छोड़ करके वो सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसे ही थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, एनीथिंग, है ना, ये सब चीजें हमने देखी हुई थी। आज का लेक्चर हमारे लिए थोड़ा सा नया था, तो आज के लेक्चर को रिकॉल करते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद द केपलर्स लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट कि सारे के सारे प्लैनेट्स एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे, ठीक है। दूसरा लॉ एरिया के ऊपर, है ना, द प्लैनेट विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो डीए बाई डी टी, वहां पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली बात ध्यान रखनी है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहता है हमने देखा, टॉ बराबर आई एल एफ क्रॉस आर, तो वहां पे हमने देखा आर कुछ है ही नहीं, यानी कि टॉ जीरो है, टॉ बराबर डीएल बाई डी टी, वे डीएल इज इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो। समथिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज कमिंग जीरो, देन दैट मींस दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कांस्टेंट, यानी कि एल इज कांस्टेंट। तो ये सब अच्छा, अपन ने यार एक चीज यहां पे छोड़ दी है अभी, है ना, उसको और देखते हैं। यहां पे हमने ये चीज छोड़ी है कि जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, ये तो हमने देख लिया। अब हम उसका मैग्नीट्यूड भी देखें तो वो भी कांस्टेंट आएगा, है ना। इस चीज को और देखते हैं, कहां पे देखें, देखो कहां जगह है। आई थिंक ये पार्ट मुझे रब करना पड़ेगा इधर का। ये सब नोट किया था क्या आप लोगों ने? कर लिया ये सब नोट बेटा, एक बार देखना। चलो तो यहीं पे देखते हैं, ये भी समझ में आ जाना चाहिए। रिलेशनशिप जो देखा है तो बहुत इजीएस्ट पार्ट तो यही था, है ना। और हाँ, केपलर्स लॉ को समझने के लिए आपको एलिप्स की नॉलेज होनी जरूरी है। तो हम ये देखना चाहते थे कि एंगुलर मोमेंटम हालांकि कांस्टेंट है, हमको पता चल चुका है ना। अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, क्या यही होता है ना। मास ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट की वेलोसिटी कितनी, एक बार मैक्सिमम ले लेते हैं, एक बार मैक्सिमम ले लेते हैं, फिर एक बार मिनिमम ले लेंगे। चलो तो एक बार मैक्सिमम लेते हैं, तो मैक्सिमम कितनी आएगी, जीएम अपॉन ए 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई मल्टीप्लाई बाय आर। अब ये देखो आर क्या है, ये अगर इधर डायग्राम मिटा रहा नहीं क्या, हाँ देखो इधर देखो, इधर देखो, यहां पे इधर देखो सब बच्चे, हमने इस पॉइंट पे V मैक्स कैलकुलेट किया है और इस वाले पॉइंट पे क्या कैलकुलेट किया है, V मिनिमम। तो जब V मैक्स कैलकुलेट किया तो सन से इसकी दूरी कितनी थी, R1। और अगर आप रिकॉल करें तो ये R1 हमने कितनी निकाली थी, दिस R1, रिकॉल करो अपने पन्ने पलटो नोट्स के और देखो R1 बराबर क्या हमने लिखा था, A माइनस सी। कैसे लिखा था, देखो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी A और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है, C। तो A माइनस सी, ये कितना बचा अपने पास, R1। और हम जानते हैं E इज इक्वल टू सी बाय ए होता है, सो A माइनस ई ए कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा, आया समझ में। तो R1 बराबर कितना आया था अपने पास, A इंटू 1 माइनस ई। सिमिलरली R2 कितना आया था, A इंटू 1 प्लस ई, हाँ या ना। बस अब इतनी बात अगर आती है तो यहां पे क्या पुट करोगे, R। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो रही है तो R1 आएगा, ठीक है ना। और R1 कितना है अपने पास, A इंटू 1 माइनस ई ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब देखो यहां पे अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, A, और अंडर रूट में 1 माइनस ई, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कोई समस्या अगर मैं ऐसे लिख दूं तो, ठीक है। तो यानी कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब देखो L बराबर कितना आ गया, m इंटू अंडर रूट ऑफ जी एम। अब देखो अंडर रूट में a प्लस बी, अंडर रूट में a माइनस बी, यानी कि अंडर रूट में a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और जो एक a है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया, ये L इज इक्वल टू एम अंडर रूट जी एम ए और ब्रैकेट में 1 माइनस ई का स्क्वायर। ये कब बना, जब हमने V मैक्सिमम लिया और R1 लिया। अब देखो चमत्कार देखना यहां पे, चमत्कार क्या होगा, L बराबर m इंटू वी मिनिमम। अगर V मिनिमम ले रहा हूं, देखो यहां पे इस डायग्राम में, अगर V मिनिमम ले रहा हूं
तो सन से इस प्लैनेट की दूरी कितनी लूंगा, R2, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, R2, तो m इंटू, अब देखो v मिनिमम कितना है, अंडर रूट ऑफ gm अपॉन ए 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है ना। तो लिखो gm अपॉन ए 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, कैसे लिखोगे। और R2 की वैल्यू क्या है, a इंटू 1 प्लस ई। अब a भाई अगर कहीं पे लिखा है 2, तो आप 2 को कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हो ना। मैं वही तो कर रहा हूं यहां पे, ये कुछ क्वांटिटी लिखी है तो इसका अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय a इंटू 1 प्लस ई, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब यहां पे देखो a से और 1 प्लस ई से ये पूरी टर्म गई है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, m इंटू जी एम ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस ई का स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी को देखो और इस क्वांटिटी को देखो, ये भी L बराबर ही है, कि दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो क्यों है ऐसा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। किसने बताया था, इस सेकंड लॉ ऑफ केपलर ने बताया था, जो कि लॉ ऑफ एरिया था, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट ऐसा था जो अपन स्किप कर रहे थे आज के लेक्चर में। सो आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटेड नाउ। We'll meet in the next class with some new topic. Thank you and study hard.